द फाइनल डेस्टिनेशन। शरद ऋतु के उस मौसम में भी माउंट एवरेस्ट पर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ छाया हुआ था। तापमान शून्य से बहुत नीचे चला गया था। कहीं कहीं लोगों की लाशें बर्फ में दबी पड़ी थी, लेकिन वे वो लोग थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड की वजह से और ऊंचाई से गिरने की वजह से वहीं मर गए थे। विनोद, श्रद्धा, अमित, अजित, भूमिका भी उस विशाल पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। विनोद का बचपन से बस एक ही सपना था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। वह पर्वत पर चढ़ने के लिए कई सालों से तैयारी कर रहा था और आखिरकार आज वो मौका मिल ही गया। माउंट एवरेस्ट जो 29,029 फुट ऊंचा है, जो तिब्बत के चोमोलुंगा और नेपाल में सारगाथा नाम से भी जाना जाता है। सभी अपने सामानों को एक बैग में रखकर अपने पीछे लटकाए हुए थे, जिसमें नायलॉन की रस्सी, ऑक्सीजन सिलेंडर, कील वाले जूते, कुल्हाड़ी, आइस एक्स, हेलमेट इत्यादि थे। पर्वत पर चढ़ाई शुरू हुआ, लेकिन 5,000 की फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अजित, अमित और भूमिका ने हार मान लिया और वापस जाने लगे। विनोद और श्रद्धा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। फिर विनोद और श्रद्धा आगे बढ़े और करीब 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते उनका ऑक्सीजन सिलेंडर का भी ऑक्सीजन खत्म हो गया और उन दोनों की सांस फूलने लगी। तब श्रद्धा बोली, अब हम मरने वाले हैं। ना ही हम नीचे जा सकते हैं और ना ही ऊपर जाकर बच सकते हैं, और ना ही हमारे पास ऑक्सीजन बची है। तब विनोद बोला, हाँ तुम सही बोल रही हो श्रद्धा, हम ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन हमें नीचे जाना चाहिए। क्या पता थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाए। और तभी श्रद्धा का बैलेंस बिगड़ा और उसका हाथ छूटने लगा। तब विनोद ने फुर्ती से श्रद्धा का हाथ पकड़ा, लेकिन विनोद का भी बैलेंस बिगड़ा और उसका हाथ छूटा। वो गिरने ही वाले थे, तभी किसी ने विनोद का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचा। उस जगह एक गुफा था, जिसके अंदर से वो अनजान शख्स उन्हें आकर बचाया था और उन्हें अपने साथ ले गया। विनोद और श्रद्धा भी उसके पीछे पीछे चले गए। उस गुफा में रोशनी थी, लेकिन ये क्या, उस गुफा में जाने के बाद उन दोनों को सांस फूलना बंद हो गया था। यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन था। गुफा में जाकर वह शख्स पीछे मुड़ा। उसे देखकर विनोद हैरान हो गया। आप राघव सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं ना? तब वे बोले, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? विनोद बोला, अरे सर, आपको कौन नहीं जानता। आपकी कंपनी के बारे में सभी को पता है, लेकिन आप यहाँ और ये सब। तब राघव बोले, बस ऐसे ही मैं यहाँ कुछ दिन अकेले में बिताना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। लेकिन हम दोनों इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लगता है अब हम कभी नहीं चढ़ पाएंगे। हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया है। विनोद बोला। तब राघव बोले, अरे मेरे पास है ना सिलेंडर, तुम दोनों जा सकते हो। विनोद और श्रद्धा खुश हो गए, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। हाथों और चेहरों पर बर्फ़ के कारण ऊपरी सतह छिल गया था और इतनी दूर चढ़ने के बाद उन्हें आराम की भी ज़रूरत थी। साथ में थोड़ी देर में शाम होने भी वाली थी। विनोद बोला, सर, क्या आज रात हम यहीं रुक सकते हैं? तब राघव मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। श्रद्धा बोली, धन्यवाद सर। राघव बोले, अरे कोई बात नहीं, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे आराम करने की जगह बता देता हूँ। विनोद और श्रद्धा राघव के पीछे जाने लगे। तभी उनकी नज़र आसपास पड़े एडवांस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान पर पड़ी, जो पर्वत चढ़ने में बहुत मददगार हैं। विनोद और श्रद्धा ने थोड़ी देर आराम किया, फिर राघव के पास जाकर बैठ गए, जो एक पत्थर के ऊपर अंगीठी जलाकर बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर राघव मुस्कुराया और इशारों में बैठने के लिए बोला। विनोद कुछ सोचता हुआ बोला, सर, एक बात पूछूं? राघव बोले, हाँ पूछो। विनोद बोला, आज से 2 महीने पहले मैंने आपको अखबार में देखा था। उसमें आपके और आपके दोस्तों के गुम हो जाने की खबर दिखाई जा रही थी। उसके बाद मैं आज आपको यहाँ देख रहा हूँ। अगर आप लोग गुम हो गए थे तो पुलिस वालों ने आपको कैसे ढूंढा? मतलब आप कहाँ थे? राघव हल्की सी मुस्कान से मुस्कुराया और बोला, द फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि हम अपने आखिरी लक्ष्य को हासिल करने के लिए वहाँ चले गए थे जहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ सकता था। द फाइनल डेस्टिनेशन? मैं कुछ समझा नहीं। राघव बोले, उसे समझने के लिए तुम्हें मेरे और मेरे 4 दोस्तों की कहानी सुनना पड़ेगा। विनोद, ये बहुत रहस्यमय होगा। जी जरूर सर, सुनाइए द फाइनल डेस्टिनेशन की कहानी।
राघव शून्य की ओर ताकते हुए बोले। एक आलीशान बियर बार जहाँ विभिन्न प्रकार के शराब और शबाब दोनों मौजूद थे। अंदर डिस्को में चल रहे डांस की आवाज़ सभी लोगों को मोहित कर रहे थे। वहीं डिस्को में कई लोग डांस भी कर रहे थे और जो डांस नहीं करना चाहते वे बार में बैठे बैठे शराब के साथ डांस का लुत्फ उठा रहे थे। वहीं एक टेबल पर 5 दोस्त राघव, कृति, समीरा, आदि, फ्रेडी बैठे हुए थे। वे पांचों बेस्ट फ्रेंड थे। टेबल पर कुछ शराब की बोतलें थी और उन पांचों के हाथों में शराब का प्याला। राघव प्रतिष्ठित और शांतिपूर्वक तरीके से बातें कर रहा था। उसका शरीर किसी नामी जिम ट्रेनर की तरह कूल था। उसने लिमिट में पी रखी थी। वहीं कृति एक बेहद खूबसूरत और नशीली अदाओं की मालकिन थी। उसने भी लिमिट में पी रखी थी, लेकिन उसे शराब का नशा बहुत जल्दी चढ़ जाता था, इसलिए उसके शरीर पर उसका नियंत्रण थोड़ा कम था। बाकी बचे समीरा, आदि और फ्रेडी फुल टल्ली थे। हालांकि आदि को पीने की आदत थी, इसलिए वह पूरा टल्ली नहीं था। इस पार्टी का कारण था कि आज वे पांचों इंजीनियर कोर्स नामक जेल से छूटकर आज़ाद हुए हैं और साथ ही उन्हें बड़े बड़े कंपनियों ने सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए वे बेहद खुश थे। राघव और कृति बस एक दूसरे को ही निहार रहे थे। उनके मन में बिछड़ने का गम था और साथ ही एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार। आज वे पांचों बहुत खुश होने के साथ साथ दुखी भी थे, क्योंकि आज के बाद पता नहीं वे पांचों एक साथ कब मिल पाएंगे। रात के 12 बजे का समय। सड़क के थोड़ी दूर पर कुछ जल रहा था। वह एक कब्रिस्तान था। चारों तरफ घोर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन हर 5 सेकंड में उल्लुओं और चमगादड़ों की आवाज़ मन में खौफ पैदा कर रहे थे। कब्रिस्तान के बीच में एक हवन कुंड का निर्माण किया गया था और उसके चारों ओर एक घूमता हुआ शक्तिशाली चक्र था जो अंधकार में भी चमक रहा था। उस हवन कुंड के में बैठे 2 अघोरी यज्ञ कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ था और गले और हाथों में बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला थी। सिर के लंबे बालों को जटा की तरह बांध रखा था। दोनों का रूप एकदम विकराल था। दोनों अघोरी काफ़ी देर तक एक विशेष मंत्र का जाप करते रहे और हवन कुंड की अग्नि तेज होती गई। फिर एक मंत्र के जाप के साथ भभूत उस हवन कुंड में डाल दिया, जिससे हवाएं तेज हो गई और काले काले बादल छाने लगे और तभी उस आसमान से एक काला साया विवशपूर्ण उस हवन कुंड में समा गया। ये देखकर वो दोनों अघोरी प्रसन्न हो गए और फिर बाकी बचे कार्यों को संपन्न करके खड़े हो गए और उस हवन कुंड के बाहर बने चक्र से थोड़ा दूर हट गए। उनमें से एक अघोरी जो दूसरे का गुरु था अघोर, वह बोला, देखो यह साया बहुत खतरनाक है और हमारे 10 सालों की मेहनत के बाद कैद हुआ है, इसलिए अब हमें ध्यान रखना होगा। अगर अगले 15 मिनट के भीतर किसी इंसानी शरीर का प्रवेश उस हवन कुंड के बाहर बने चक्र में हो गया तो साया फिर से आज़ाद हो जाएगा। अगर ये साया आज़ाद हो गया तो वो पुनः चक्र शुरू हो जाएगा, मौत का चक्र, जिसे रोक पाना असंभव होगा। तब वो बोला, अघोरी जिसका नाम काला सिंह था, वह बोला, आप चिंता ना करें गुरुजी, यहाँ दूर दूर तक इंसान तो क्या परिंदा का पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। तब अघोर बोले, बस 15 मिनट और फिर वो मौत का चक्र हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चलो हमें स्नान कर लेना चाहिए, यज्ञ के बाद बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। तब काला सिंह बोला, आप पहले स्नान आदि पूर्ण करके आ जाइए, फिर मैं जाऊंगा। यहाँ भले कोई ना आता हो, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अघोर बोले, मैं जल्द ही स्नान करके आता हूँ। अघोर थोड़ी दूर बह रहे नदी की ओर स्नान करने चला जाता है और काला सिंह वहीं बैठकर उस हवन कुंड की रक्षा करने लगता है। 5 मिनट बाद एक चीख सुनाई देता है, बचाओ बचाओ। उसे सुनकर काला सिंह चौंक जाता है, क्योंकि वह चीख की आवाज़ उसके गुरु अघोर की थी। वह उस आवाज़ की तरफ तेजी से भागता है और अपने गुरु को ढूंढने लगता है। वहीं हवन कुंड के अंदर कैद साया एक कुटिल मुस्कान से मुस्कुराने लगता है। काला सिंह दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंच जाता है। तभी उसे दर्द से कराते हुए अघोर दिखाई दिया। वह दौड़ते हुए उसके पास गया और बोला, गुरुजी, ये आपको क्या हो गया? ये हाल किसने किया? तब अघोर कँपकँपाते हुए बोला, वह साया अकेला नहीं है, उसके साथ एक और साया है। उसी ने मेरा ये हाल किया है। वो उस साये को आज़ाद करवाना चाहता है। काला सिंह घबराते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए गुरुजी, वहाँ इंसान आ ही नहीं सकते।
नहीं, वो दूसरा साया उसे आज़ाद करवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जाओ, उसे रोको, इससे पहले कि वो साया किसी इंसान को उस चक्र में प्रवेश न कर दे। यह सुनकर काला सिंह तेजी से उस कब्रिस्तान की ओर भागता है और अघोर वहीं अपना दम तोड़ देता है। 12 बजे से कुछ समय पहले पार्टी की तरफ। पार्टी लगभग खत्म हो चुका था, रात भी काली होती जा रही थी। तब राघव बोला, आई थिंक गाइस, हमें अब चलना चाहिए। कृति भी सहमति जताते हुए बोली, हाँ फ्रेंड्स, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और तुम तीनों ने काफ़ी पी भी ली है। सानिया, आदि और फ्रेड भी मान जाते हैं और वे चारों उस बार से निकल कर बाहर आ जाते हैं। राघव भी बिल क्लियर कर बाहर आता है। सामने एक बड़ी सी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसके अंदर वे चारों पहले से ही बैठे हुए थे। राघव भी जाकर अपनी सामने वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर की सीट पर आदि बैठा हुआ था। कृति, सानिया और फ्रेडी पीछे बैठे हुए थे। सभी के बैठने के बाद गाड़ी अपने स्थान की ओर बढ़ चला। गाड़ी के अंदर सभी बातों में मशगूल थे। कृति बोल रही थी, गाइस, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास है। आज तक हम हमेशा साथ रहे और एक परिवार की तरह एक दूसरे के काम आए, लेकिन आज के बाद हम एक दूसरे से दूर एक अनजान जगह पर चले जाएंगे और इस भाग दौड़ जिंदगी और काम के बोझ में दबकर पता नहीं हम एक साथ कब मिल पाएंगे। इस बात पर सानिया भी सहमति जताते हुए बोली, हाँ तुम सही बोल रही हो यार, मुझे एक दिन हमेशा याद रहेगा, पता नहीं आज के बाद हम कब मिल पाएंगे। यह तभी आदि बीच में बोल पड़ा, ओए फिकर नाट सोनियो, ये दोस्ती के वास्ते ये मुंडा 7 समुद्र पार करके भी तुम सबके पास आ जाएगा। ये सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े, जिसे आदि भी बातचीत करने में मशगूल हो गया। और तभी सामने से 2 बड़ी बड़ी ट्रक एक साथ बड़ी तेजी से आने लगे, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं गया और ट्रक तेजी से गाड़ी के बहुत करीब आ गया। तभी एकाएक राघव की नज़र ट्रक पर पड़ा और बड़ी फुर्ती से गाड़ी के स्टीयरिंग को जोर से घुमाया। सभी की जान हलक के बाहर आ गई और ट्रक कार को थोड़ी सी चोट पहुंचाते हुए आगे निकल गया और कुछ दूर जाने के बाद गायब हो गया। इधर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और कार सड़क की ऊंचाइयों से उतरते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। फ्रेडी ब्रेक मारने के लिए बोला, लेकिन ब्रेक उस समय काम नहीं कर रहा था। सभी के मन में डर छा गया और थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गया। सभी को थोड़ी थोड़ी चोटें आई थी। राघव गाड़ी से बाहर उतरने के लिए दरवाज़ा खोला और अपने पैर जमीन पर रखे। तभी एक मनहूसियत भरी आवाज़ आई और शांत हो गई, लेकिन वह आवाज़ इतना डरावना था कि कृति चीख पड़ी। तभी एक आवाज़ सुनाई दिया, उस चक्र के अंदर प्रवेश मत करना। इस आवाज़ से सभी चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। तभी तेजी से दौड़ता हुआ एक अघोरी उन लोगों के पास आया और उन 5 को देखकर वहीं गिर पड़ा। उसके चेहरे पर निराशा और उन लोगों के लिए बहुत सारा गुस्सा था। तब राघव के साथ बाकी दोस्तों ने अपने आसपास देखा। वह वही डरावना कब्रिस्तान था जहां वो दोनों अघोरियों ने उस साया को कैद किया था। तभी राघव ने नीचे देखा। वह एक हवन कुंड और उसकी सुरक्षा के लिए बने चक्र के अंदर था। वह वहां से उछलकर उस चक्र से बाहर आ गया। उसके साथ साथ बाकी दोस्त भी उस गाड़ी से उतरकर बाहर आ गए। उस सब को देखकर सानिया बोली, व्हाट द फक, ये क्या बकवास है। आदि भी बोल पड़ा, ये सब इन तांत्रिकों का ढकोसला है। राघव, इन सब बातों को छोड़ो गाइस, हमें अब यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। गाड़ी को भी चेक करना पड़ेगा। तब वह घोरी गुस्से से बोला, मूर्ख, एक तो इस यज्ञ को भंग कर दिया और उसे आज़ाद करके यहाँ से निकलने की बात कर रहे हो। अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। तुम लोगों ने उसे आज़ाद करवा के मौत के चक्र को पुनः शुरू कर दिया है। अब कोई नहीं बचेगा। तभी 1000 से भी ज़्यादा तीर एक साथ उस अघोरी के शरीर को छलनी करते हुए उसके जीवन लीला को समाप्त कर दिया। कृति और सानिया इस दृश्य को देखकर बेहोश हो गई और राघव, आदि और फ्रेडी इस दृश्य को समझने की कोशिश करने लगे। कुछ समय तक वे उसी हाल में खड़े रहे। फिर राघव ने कृति और सानिया को होश में लाया और आदि और फ्रेडी ने हिम्मत कर कार को उस चक्र से बाहर लाया और गाड़ी को चेक करने लगे। गाड़ी थोड़ी सी मेहनत के बाद स्टार्ट हो गई और राघव ने भी कृति और सानिया को संभाला और शांत किया। फिर उसे गाड़ी में बिठाया और स्वयं गाड़ी में बैठने के लिए बढ़ा।
तभी उसे एक पुस्तक दिखाई दिया जो उस हवन कुंड के अंदर था। राघव को पता नहीं क्या हुआ, वो उस पुस्तक को उठाने के लिए बढ़ा और उस हवन कुंड के पास जाकर उस पुस्तक को उठा लिया। उस पुस्तक का नाम था द फाइनल डेस्टिनेशन। ये नाम राघव को बहुत अजीब लगा। तभी आदि ने उससे आवाज़ दिया, राघव जल्दी आओ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। राघव वापस गाड़ी की ओर बढ़ा। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दिया, हैप्पी जर्नी। इस आवाज़ में इतनी मनहूसियत थी कि राघव वहीं डर कर रुक गया। तभी फ्रेडी ने फिर बोला, अरे जल्दी कर यार, यहाँ डर के मारे मेरी जान सूख रही है और तू वहीं का वहीं खड़ा पता नहीं क्या सोच रहा है। राघव तेजी से गाड़ी की ओर चल पड़ा और दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। लेकिन ये क्या, गाड़ी में तो कोई नहीं है। राघव डर गया। आदि, फ्रेडी, कृति, कहाँ हो तुम लोग? देखो यह मजाक करने का समय नहीं है, प्लीज़ कहाँ हो तुम लोग? तभी एक आवाज़ आई, तुमने ये क्या किया राघव? तुम्हारी वजह से वह आज़ाद हो गया और हमारा ये हाल कर दिया। अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। उस आवाज़ में कई लोगों की आवाज़ मिला हुआ था। राघव जब बाहर उतर कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने उसी हवन कुंड के बने चक्र के अंदर फ्रेडी, कृति और सानिया खड़े हुए थे। उनका पूरा शरीर कटा फटा हुआ था, आंखें बिल्कुल काले और दांत बड़े और नुकीले। उसे देखकर राघव डर के मारे कांप उठा और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी वह तेजी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी फ्रेडी, कृति, सानिया चारों ने उस गाड़ी को घेर लिया। आदि राघव को अपने मजबूत हाथों में पकड़कर गाड़ी से बाहर ले आया और उसे अपने दांतों से काट काट कर खाने लगा। कृति, सानिया और फ्रेडी भी वैसा ही करने लगे। राघव दर्द से कराहते हुए उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह उन लोगों के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाया। तभी आदि उठा और कुछ दूर से एक बड़ा सा पत्थर लाकर जोर से राघव के सर को कुचल दिया। राघव जोर से चिल्लाया, नहीं। तभी आदि ने राघव के शरीर को जोर से हिलाया और पूछा, राघव क्या हुआ, तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? इस बात से राघव उस भ्रम से बाहर आया। उसके चेहरे पर खौफ था, आंखें लाल। गाड़ी में एसी ऑन होने के बावजूद राघव के चेहरे से पसीना निकल आया। वह अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर उसी हालात में बैठे रहने के बाद आदि ने राघव को देखा। अब वह थोड़ा ठीक था। राघव ने ठीक देखकर उस कब्रिस्तान के डरावने माहौल को देखकर आदि ने तेजी से गाड़ी ऑन किया और तेजी से उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगे। कृति राघव के कंधे पर हाथ रखकर बोली, है तुम ठीक हो? राघव धीरे से बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर राघव अपने ऊपर पहने जैकेट को उतार कर साइड में कर दिया, जिसमें वह रहस्यमय किताब थी। आदि गाड़ी को सड़क तक ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे वह जंगल कोई भूल भुलैया हो, सड़क का नामो निशान नहीं दिख रहा था। तभी आदि की आंख में कोई मच्छर जैसे कुछ चला गया और तभी गाड़ी नम मिट्टी वाले दलदल में फिसलते हुए थोड़ी दूर तक चला गया और किसी चीज़ से टकरा कर रुक गया। आदि अपनी आंख को मसलते हुए आसपास देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने 30 फुट गहरा खाई था, जिसके नीचे से एक नदी बह रहा था। गाड़ी 2 छोटे चट्टानों में अटका हुआ था जो कभी भी गिर सकता था। राघव और आदि सावधानीपूर्वक बाहर आकर कृति, सानिया और फ्रेडी को गाड़ी से बाहर निकालने लगे। गाड़ी से सभी बाहर आते ही गाड़ी उस खाई में गिरकर नदी में समा गई और साथ में वह रहस्यमय किताब भी। आदि जोर से चिल्लाया, ओ शिट, अरे यार ये हम कहाँ फंस गए? आखिर क्या हो रहा है ये सब? अगर राघव बीच में ही बोल पड़ा, आदि शांत हो जाओ, हमें धीरज से काम करना चाहिए। ऐसे गुस्सा करने से हम इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकते। कृति बोली, राघव सही कह रहा है, हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। फिर राघव, आदि, कृति, सानिया और फ्रेडी सावधानीपूर्वक उस नम मिट्टी वाले दलदल से बाहर निकले और तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। उनके चेहरों पर थोड़ी मुस्कान आ गई। वे पांचों उस आवाज़ की ओर भागने लगे। एक छोटे से ढलान के ऊपर लंबी सड़क दिखाई दे रही थी। वे पांचों उस सड़क पर पहुंच गए। सड़क पर पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली और वहीं लेट गए। थोड़ी देर बाद कृति बोली, अब हमें घर पहुंचने के लिए कुछ करना चाहिए, हम यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकते।
उसे सुनकर राघव उठा और आसपास देखने लगा। सामने एक बोर्ड था जिस पर लिखा था नई दिल्ली 50 किलोमीटर। राघव बोला, ओह शिट, अभी हम अपने घर से 50 किलोमीटर दूर हैं। हमें पैदल ही चलना होगा क्योंकि आसपास कोई गाड़ी भी नहीं आ जा रही है। उसे सुनकर सभी झुंझलाहट के साथ आगे बढ़े। करीब 5 किलोमीटर तक चलने के बाद कृति और सानिया ने जवाब दे दिया। कृति बोली, इसके आगे मैं एक और कदम नहीं चल सकती। सानिया बोली, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे साल भर का काम एक दिन में ही कर लिया है मैंने। उस बात को सुनकर तीनों उन दोनों के पास बैठ गए। राघव फिर बोला, लेकिन अगर घर पहुंचना है तो हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है, क्योंकि इतनी रात को यहाँ गाड़ी मिलने से रही। तभी एक ट्रक काफ़ी दूर से आती हुई दिखाई दी। सभी के चेहरों पर थोड़ी मुस्कान आ गई, लेकिन उसे देखकर फ्रेडी चौंकते हुए बोला, कहीं ये वही ट्रक तो नहीं जिसकी वजह से हम मुसीबत में थे? क्योंकि इतनी रात को यहाँ ट्रक नहीं, हमें उस ट्रक में नहीं बैठना चाहिए। आदि बोला, लेकिन वो दूसरा ट्रक हुआ तो? राघव बोले, हाँ, हमें चेक तो करना चाहिए, नहीं तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा और कल हमारी फ्लाइट भी तो है। सभी रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर लिफ्ट मांगने के लिए गाड़ी मांगने लगे। गाड़ी तेजी से आगे निकल गई, लेकिन थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई। राघव और आदि ट्रक की ओर बढ़े, तभी उस ट्रक के दरवाजे को खोलकर एक पंजाबी आदमी बाहर आया और बोला, ओए की होया, तुम मुंडे इतनी रात को इन सुनसान रास्ते पर की कर रहे हो, और साथ में दोनों कुड़ी की लड़की भी। राघव ने उन्हें सब कुछ बताया और बोला, सरदार जी, हमें घर तक लिफ्ट दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और तुम लोग घबराओ नहीं, मेरे नाल चलो। फिर वे पांचों उस ट्रक पर चढ़ गए और गाड़ी तेजी से नई दिल्ली की ओर बढ़ गई। 3 साल बाद एक रहस्यमय पहाड़ियों में छुपा एक दरवाज़ा, जो काफ़ी विशाल और पुरानी थी, उस पर मकड़ियों ने अपना डेरा जमा लिया था। उस दरवाजे के पास 5 लोग पहुंच जाते हैं। उनके चेहरों पर खुशी झलक रहे थे। वे उस दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश करते रहे। तभी उनमें से एक आदमी आसपास कुछ देखने लगा। तभी उसे उस दरवाजे के ऊपर कुछ शब्द सुनाई दिया। वह अनायास ही बोल पड़ा, द फाइनल डेस्टिनेशन। इस शब्द से उस दरवाजे पर कुछ हलचल हुई और वो धीरे धीरे खुलता गया। वे पांचों अंदर गए। अंदर एकदम अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। वे अपने साथ टॉर्च जलाकर देखने लगे। तभी उनकी नज़र 2 बदसूरत और डरावने सायों पर पड़ी। उनका चेहरा इतना डरावना था कि वो लोग डर के मारे चीख पड़े और तेजी से उस दरवाजे से बाहर जाने लगे। लेकिन उनके जाने से पहले ही दरवाज़ा तेजी से बंद हो गया। वो डरते हुए पीछे मुड़े तो एक भयानक आवाज़ आई, द फाइनल डेस्टिनेशन में तुम्हारा स्वागत है। इतनी मुश्किलों के बावजूद आखिर तुम लोग अपनी आखिरी लक्ष्य तक पहुंच गए, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि आखिरी लक्ष्य तो मौत है। ऐसा कहकर वो दोनों रूह उन चारों पर टूट पड़े। उसके बाद वो दोनों उस आखिरी बचे आदमी के पास पहुंचे। वह आदमी डर के मारे कांप रहा था। उसे देखकर वो दोनों रूहें एक डरावनी मुस्कान से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे वजह से हम आज़ाद हुए हैं, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दोनों ने अपनी नुकीले पंजों से उस आदमी के सिर को एक ही झटके में काट दिया। तभी उस सिर पर टार्च की रोशनी पड़ी। वह राघव था। राघव हाँफते हुए उठ बैठा। उसके चेहरे पर पसीना छा गया। वह अपने सिर को छूने लगा। वह सही सलामत था। उसने राहत की सांस ली और एक टॉवल से अपने चेहरे को पोंछा। उस सपने में राघव को पूरी तरह से डरा दिया। थोड़ी देर उसी अवस्था में बैठने के बाद वह उठा और बाथरूम में घुस गया। शावर चलने की आवाज़ आई। फिर थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से बाहर आया और रसोई घर में जाकर कॉफ़ी बनाने लगा। नहाने की वजह से उसका चेहरा फ्रेश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कॉफ़ी हाथ में लिए वह बालकनी में बैठ गया और मोबाइल में आए नोटिफिकेशन चेक करने लगा। तभी कृति का कॉल आया। राघव मुस्कुराते हुए फ़ोन रिसीव किया। हेलो, कृति बोली। हेलो मेरी जान, क्या कर रहे हो? राघव बोला, बस तुम्हारे ही ख्यालों में खोया हूँ मेरी जाने मन। राघव थोड़ा शरारती अंदाज में बोला। कृति बोली, अच्छा जी, लगता है जनाब रोमांटिक मूड में है। कृति अपने टोन को चेंज करते हुए बोली। राघव बोले, और नहीं तो क्या। तब कृति फिर उसी टोन में बोली, सब्र रखिए जनाब, सब्र का फल मीठा होता है। तब राघव मुंह बनाते हुए बोला, और कितना सब्र करूं, 3 साल हो गए हमारी सगाई हुई,
लेकिन शादी के बीच में हमेशा हमारा काम आ जाता है। तुम न्यूयॉर्क में और मैं कैलिफोर्निया में। कृति बोली, ओके फाइन, अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है, उसी दिन हम शादी करेंगे। राघव खुशी से उछलते हुए, वाह, आखिर इतने सालों से की मेरी तपस्या सफल होगी। लेकिन शादी हम इंडिया में ही करेंगे। कृति बोली, ठीक है बाबा। राघव बोले, लेकिन उन तीनों का क्या हाल है? कृति बोली, वो इंडिया में ही हैं। 3 साल पहले के उस घटना से वह बहुत प्रभावित हुआ है और इसलिए अपने जॉब छोड़कर पता नहीं क्या करता रहता है। राघव, ओह। तभी एक अनजान नंबर से राघव को फोन आया। राघव कृति की कॉल को होल्ड पर रखकर उस कॉल को रिसीव किया। हेलो, कौन? तभी एक घबराती हुई आवाज़ आई। हेलो, क्या आप राघव जी हो? आदि रस्तोगी के दोस्त? राघव बोले, हाँ, मैं आदि का दोस्त हूँ राघव। लेकिन वो आवाज़ राघव के बात को बीच में ही टोक कर बोल पड़ी। आदि का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसकी बचने की उम्मीद बहुत कम है। आप जल्दी से इंडिया आ जाइए, आदि मरने से पहले आप चारों दोस्तों को देखना चाहता है। इतना कहते ही फ़ोन कट गया। लेकिन राघव बेचैनी से उस नंबर पर कॉल करता रहा, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। राघव के आंखों से आंसू निकलने लगे। वह घबराते हुए कृति को फ़ोन लगाया। कृति ने फ़ोन उठाया। राघव बोलना चाहता था लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। आंसू निकलते ही रहे। राघव को रोता सुन कृति बेचैन हो उठी। उसने कभी राघव को इस हालत में नहीं देखा था। कृति जिस हाल में थी, वह तेजी से गाड़ी में बैठी और एयरपोर्ट पर जा पहुंची और एक आधे घंटे में राघव के घर का डोर बेल बजा राघव से मिली। राघव की आंखें लाल हो चुके थे और दरवाज़ा खोला। सामने कृति थी। कृति की आंखों में ढेरों सवाल था, लेकिन राघव कृति के बाहों में समा गया। उसके आंखों से फिर आंसू छलक गए। कृति उसे शांत करके पूछने लगी। तब राघव ने उसे आदि की हालत के बारे में बताया। कृति की आंखें नम हो गई। फिर उसने राघव का सामान पैक किया और राघव को लेकर इंडिया आने के लिए फ्लाइट में बैठ गया। वहीं सानिया और फ्रेडी को यह समाचार मिला तो वो भी तेजी से इंडिया आने वाली फ्लाइट में बैठ गए। एक बेहद अंधेरी सुरंग के अंदर एक गुफा बना हुआ था। उसमें चमगादड़ों की लाल आंखें चमक रही थी। तभी एक बेहद खौफनाक आवाज़ आई। 3 साल बाद फिर से मौत का चक्र का आगाज होने जा रहा है और इस चक्र की पुनः शुरुआत होगी उन 5 दोस्तों से जिसने हमें आज़ाद किया था। इसके बाद वह खौफनाक हंसी से गूंज उठी। इसके बाद एक ही आवाज़ गुफा में गूंजने लगी, तैयार हो जाओ इस मौत की सफ़र के लिए।